बाकी लड़कियों की तरह मनीषा के भी कुछ सपने थे, लेकिन उन सपनों को चकनाचूर कर दिया कुछ वहशी दरिंदों ने। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अपने घर वालों से बात करने के बाद मनीषा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस केस की शुरुआत होती है हरियाणा प्रदेश के भवानी गांव से, जहां ढाणी लक्ष्मण नाम का एक गांव मौजूद है, जहां कई खानदान हंसी खुशी रह रहे थे और इन्हीं खानदान में एक खानदान था मनीषा का। मनीषा की उम्र करीब 19 साल के आसपास थी। मनीषा बचपन से ही बहुत होशियार और होनहार लड़की थी, जो पढ़ाई तो मन लगाकर करती ही साथ ही नर्स बनकर अपने माँ बाप का सपना भी पूरा करना चाहती थी। लेकिन मनीषा के बाप संजय के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में करवा सकें या फिर उसकी फीस भर सकें। इसलिए मनीषा ने खुद ही पैसे जमा करने का फैसला किया और एक प्ले स्कूल में जॉब करना शुरू हो गई, जो कि लोहारों के सिंघानी गांव में था। मनीषा के टीचिंग करने से उसके माँ बाप को कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो तो अपनी बेटी पर काफ़ी फख्र करते थे, क्योंकि मनीषा ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके चलते उसके पेरेंट्स को शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए उन्हें मनीषा पर पूरा भरोसा था। वहीं मनीषा भी स्कूल से छुट्टी होने के बाद सीधे घर ही आती थी, लेकिन 11 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इंडिया की आवाम में गुस्सा भर दिया। रोज़ की तरह 11 अगस्त को भी मनीषा अपने स्कूल टीचिंग करने गई और छुट्टी होने के बाद तकरीबन 11:23 पर अपने फादर संजय को कॉल करके कहती है कि वो आज घर लेट आएगी, क्योंकि उसे एडमिशन के लिए बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने जाना था, जिसकी आज आखिरी डेट थी। संजय भी बेटी को ठीक है कहकर फ़ोन काट देता है, मगर थोड़े टाइम के बाद मनीषा संजय को दोबारा कॉल करती है, लेकिन फ़ोन इस बार उसके फादर नहीं बल्कि उसकी मौसी उठाती है, जिनसे मनीषा कहती है कि मौसी, मैंने एक सूट ऑर्डर किया था, वो डिलीवरी बॉय बस आने ही वाला है, इसलिए आप उस सूट को ले लीजिएगा। पर मौसी, जो इस वक्त काम में बिजी थी, वो मनीषा से कहती है कि तुम एक काम करो, उस डिलीवरी बॉय को अपने दादा का नाम बता दो और उससे कह देना कि वो इन्हें ये सूट दे जाए। इस तरह ये इन दोनों की आखिरी बातचीत होती है, जिसके बाद मनीषा दोपहर के करीब 1:58 पर स्कूल वैन के ड्राइवर के पास जाती है और उनसे कहती है, भैया मुझे कुछ काम है, आप चले जाइए। दरअसल मनीषा स्कूल वैन से ही आया जाया करती थी। ड्राइवर भी बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाता है, जबकि मनीषा आइडियल मेडिकल कॉलेज पहुँच जाती है, मगर शाम के 6 बजे तक वो वापस घर लौटकर नहीं आती, जिसकी वजह से उसके घर वालों को थोड़ी बहुत फिक्र होने लगती है कि तभी संजय के पास मनीषा के नंबर से एक मिस कॉल आती है, जिसे वो उस वक्त उठा नहीं पाता। लेकिन 10 सेकंड के बाद जब वो दोबारा मनीषा को कॉल करता है तो मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। ये देखकर संजय को लगता है कि शायद उसकी बेटी किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए फ़ौरन बस पकड़कर फ़ौरन सिंघानी स्कूल पहुंचते हैं और फ़ौरन पुलिस को कॉल कर बुला लेते हैं। संजय बेटी की तलाश में सबसे पहले उसके स्कूल जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मनीषा आइडियल कॉलेज में, इसलिए वो पुलिस को लेकर उसी कॉलेज में पहुंच जाते हैं और बाहर खड़े गार्ड को अपनी बेटी का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछने लगते हैं, बट गार्ड उन्हें इनकार करते हुए कहता है कि ऐसी किसी भी लड़की को उसने नहीं देखा। इसलिए संजय अब कॉलेज के अंदर जाते हैं, जहां रिसेप्शन पर 3 लोग बैठे हुए थे और ये तीनों ही नशे की हालत में थे। संजय के पूछने पर ये बताते हैं कि ऐसी तो किसी भी लड़की को उन्होंने नहीं देखा। ये सुनने के बाद संजय उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहते हैं, बट स्टाफ ही कहते हुए बात को टाल देता है कि सीसीटीवी रूम तो बंद हो चुका है और सभी लोग अपने घर जा चुके हैं, इसलिए आप कल आइएगा। हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ मौजूद पुलिस भी स्टाफ के साथ ज़्यादा जिद नहीं करती और जैसा स्टाफ कहता है पुलिस भी वैसा सुनकर बाहर आ जाती है और संजय से कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब तुम लोहारू पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाओ। उनकी बात सुनने के बाद संजय अपनी कुछ रिश्तेदारों को लेकर 12 अगस्त की सुबह करीब 8:30 बजे लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है।
और वहाँ मौजूद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बेटी कल रात से लापता है, वो कहीं मिल नहीं रही है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मगर पुलिस वाले संजय को दिलासा देने के बजाय उल्टा मनीषा के बारे में ये गलत बातें करना शुरू कर देते हैं। वो संजय को कहते हैं कि आपकी बेटी कहीं पिकनिक मनाने गई होगी या फिर किसी के साथ भाग गई होगी, इसलिए 1-2 दिन इंतजार कर लो। ये सुनकर संजय की आंखें नम हो जाती हैं और वो पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मेरी बेटी पर सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे गांव को यकीन है कि वो इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकती। इतना कहकर वो रात के करीब 8:30 बजे वापस अपने घर आ जाता है। संजय का पूरा दिन आज थाने में ही गुजर गया था, लेकिन पुलिस फिर भी इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। हाँ, FIR जरूर काट दी जाती है मगर मनीषा को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करती। इसी बीच 13 अगस्त को लोहारू के सिंघानिया गांव में एक नहर के पास लोगों को एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखते ही लोग दंग रह जाते हैं और फौरन ही पुलिस को कॉल करके इस मामले की जानकारी देते हैं। इसके बाद ASI शकुंतला जो इस केस को लीड कर रही थी, वो संजय को कॉल करके बताती है उन्हें सिंघानी गांव के पास एक बॉडी मिली है, इसलिए वो एक बार यहाँ आकर देख लें कहीं ये उनकी बेटी मनीषा तो नहीं है। ये सुनते ही संजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और कुछ अपने रिश्तेदारों को लेकर फौरन ही उस जगह पर पहुंच जाता है और देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की की बॉडी है जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है और उसकी बॉडी सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई है। डेड बॉडी के कपड़ों को देखकर संजय फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है, क्योंकि ये उनकी बेटी मनीषा की ही बॉडी थी जिसे संजय ने कपड़ों की वजह से पहचान लिया था। लेकिन उसकी बॉडी जिस हाल में थी उसे देखकर तो पुलिस की भी रूह कांप गई। दरअसल मनीषा की दोनों आंखें निकाल ली गई थी। इसके अलावा उसके खाने की और सांस लेने की नली भी गायब थी। साथ ही उसकी गर्दन पर 29 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर लंबा एक जख्म था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने मनीषा की गर्दन पर तेज धार हथियार से कई बार हमला किया है। इतना ही नहीं बल्कि उसका चेहरा पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था और वो पहचानने की हालत में नहीं था और उसकी शलवार कटी हुई थी, जिसकी वजह से सभी को ऐसा लगता है कि मनीषा के साथ ज्यादती हुई है। खैर, पुलिस अब बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी सिविल हॉस्पिटल में भेज देती है, जिसके बाद रिपोर्ट में खुलासा होता है कि मनीषा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जहां पहले उसके साथ कुछ गलत हुआ है ये लग रहा था, मगर पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं आया। मगर मनीषा के घर वालों का कहना था कि मनीषा अपनी जान नहीं दे सकती, इसलिए मनीषा का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी, और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। इसके बाद मनीषा की बॉडी को रोहतक के PSHI हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने खुलासा किया कि मनीषा ने जहर खाकर ही अपनी जान दी है। इसके अलावा गले के आगे और पीछे दोनों जगह जख्म पाए गए हैं, जिसमें जानवरों की तरफ से काटने और कुतरने के निशान हैं, और ये चोटें उस वक्त दी गईं जब मनीषा जिंदा थी, पर उसकी बॉडी पर सीमन के कोई निशान नहीं मिले, जिससे ये साफ हो गया कि मनीषा के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। वहीं पुलिस को मनीषा की डेड बॉडी के साथ एक नोट भी मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था कि मेरे माता पिता दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, अगर मैं ना रहूं तो उनका ध्यान रखना।
इस नोट की राइटिंग को फैमिली वालों ने मनीषा की ये राइटिंग बताई और जांच में भी ये बात साबित हो गई कि ये हैंडराइटिंग मनीषा की ही है। इसके अलावा जब पुलिस ने 16 अगस्त को सीसीटीवी कैमरा खंगाले तो सामने आया कि मनीषा ने एक मेडिकल स्टोर से मोनोस्प्रे नाम का पेस्टिसाइड खरीदा था, जिसका जिक्र विरसा रिपोर्ट में भी किया गया है। जिसके बाद पुलिस ने भी यही माना कि मनीषा ने अपनी जान खुद ली है, मगर मनीषा की फैमिली ये बात मानने के लिए राजी ही नहीं है, बल्कि उनका कहना है मनीषा की जान ली गई है और पुलिस इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए पोस्टमार्टम के बाद मनीषा के फादर ने बॉडी लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मनीषा के कातिल नहीं पकड़े जाते तब तक बॉडी नहीं ली जाएगी। इसके बाद अस्पताल के बाहर लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया। धानी लक्ष्मण में मातम और गुस्से का माहौल छा गया। लोगों ने भवानी और आसपास की तमाम सड़कों को जाम कर दिया और इस धरने में बड़े बुजुर्ग सब शामिल थे। लोगों का कहना है कि पुलिस अगर वक्त पर मनीषा की तलाश जुट जाती तो आज मनीषा हम सबके बीच होती, मगर पुलिस की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ना ही मनीषा को ढूंढने की कोई कोशिश की गई। मनीषा के फादर ने कहा है कि जब तक ये केस सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा तब तक हम बॉडी का फ्यूनरल नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि कब तक गुनहगार पुलिस की हिरासत में आते हैं और उन्हें क्या सजा मिलती है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में लाजमी बताएं।